हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे, दैट इज ट्यूसडे 25 जुलाई 2023। और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं आपको ब्रॉडली बता दूं तो बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स आए हुए हैं। टॉपिक्स फ्रॉम हिस्ट्री, art and culture, topics from international relations, economy, gig workers, and particularly the science section is also there today. साइंस सेक्शन से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं आज। और इसके साथ साथ हमारे पास आज इंडो पैसिफिक और सेंडाई फ्रेमवर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट, G20, ये सब जगहों से आर्टिकल्स आए हुए हैं। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2023 या 2024 के लिए, तो आप हमसे मेंटोरशिप के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मेंटोरशिप के लिए कनेक्ट करने के लिए आपको परफेक्शन आईएएस की हेल्पलाइन नंबर 9031036712 इस पे कॉल करना होगा। और आपकी पूरी तरीके से अच्छे से काउंसलिंग और मेंटोरशिप की जाएगी। और आपको पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया जाएगा, 1 साल का स्ट्रैटेजी, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और सोर्स चेक, वीकली टारगेट्स, ठीक है, तो ये सब चीजें प्लस वीकली टेस्ट्स, पीवाईक्यूज का एनालिसिस, हर एक चीज के बारे में आपको बता दिया जाएगा। डन। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। द न्यूज़ इज फ्रॉम मणिपुर ओनली, and now the government is ready for the discussion on Manipur violence. So this violence is still on the rise. अभी भी इस पे ज्यादा चेंज तो आया नहीं है, बट द थिंग इज कि अभी हमने कल भी इसको डिस्कस किया था और इससे पहले भी हम इसको 2-4 बार डिस्कस कर चुके हैं मणिपुर वायलेंस को। एंड आई टोल्ड यू वंस द वायलेंस इज ओवर, a video from starting of the violence, reasons, causes, consequences, the government measures, and the amount of fatalities and the casualties, plus the economic loss. Everything will be covered in one detailed video of full Manipur analysis. ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। Let's move to a bit more important news, which is about judicial activism and overreach इन इसराइल। ठीक है, तो देर वॉज अ बिल विच वॉज कंट्रोवर्शियल और जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले दिनों। बट इसराइल का पार्लियामेंट, जिसको नेस्ट बोलते हैं, इट हैज वोटेड, एंड नाउ द थिंग इज कि बिल पास हुआ है एंड पार्लियामेंट हैज गिवन अ नॉड टू द बिल। However, what is this bill and why is this bill so much in news? Because, और हम इस बिल को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखो तो जो इस बिल का क्रिटिसिज्म हो रहा है, इट सेज दैट कि इसराइल का लिबरल डेमोक्रेसी जो है, दिस विल बी रिमूव्ड एंड चेक्स एंड बैलेंसेस ओवर द एग्जीक्यूटिव विल बी रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि ये बिल कर्ब करना चाहता है जुडिशियल ओवररीच को। तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर थिंग जो हमारे यहाँ होता है जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आती है, ठीक है, या जब जुडिशियल ओवररीच की बात आती है, या जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात आती है। ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में आपको याद होगा, और अगर आप अच्छे सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको पता होगा दैट देयर इज कॉलेजियम सिस्टम। लास्ट वीक भी इस पे एडिटोरियल आया था और हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ द थिंग इज, एनीवेयर इन डेमोक्रेसी, जहां पे भी where there is executive and it's not responsible to the legislature or it's not responsible to the people, है ना, it has to be checked, or whether it is responsible or not, then both of these have to be checked by the judiciary। ठीक है, तो जुडिशियरी
चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करती है। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज दी, ये एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का, फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इजराइल में भी इस बिल पे स्ट्राइक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बिकॉज दिस बिल, the decision of judges, when it seems that something or some act of the executive is unreasonable to the constitution, and it's unreasonable and it's violating the principles and the public mandate, तो उस टाइम पे that act of the executive and legislature is held unreasonable, और वो वाला पावर जो है ये बिल सुप्रीम कोर्ट से वहां पे छीन रहा है। दैट इज व्हाई देयर इज दिस ह्यू एंड क्राई। तो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ज्ञानवापी मॉस्क का हमने डिटेल्ड एनालिसिस कल भी किया था, दैट ये इशू क्या है एक्चुअल में। आज हम एएसआई देखते हैं, दैट व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड एंड it says that there should be breathing time to approach the Allahabad High Court against an order of the Varanasi District Court last Friday to conduct the scientific survey। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आज के लिए तो रुक जाओ, कल देखते हैं, अभी एक दिन के लिए ये स्टे हुआ था ये सर्वे, ठीक है। तो सर्वे एक्चुअल में ऑन द डेट ऑफ 23rd टीम वहां पहुंची थी, 24 को सस्पेंशन हुआ, अभी आज जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से सर्वे होगा। बट अब सर्वे में क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है, दैट्स व्हाट वी विल डील विद लेटर। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको रिवाइज करना अभी तुरंत जरूरी है। व्हाट इज दिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। इसको याद रखना है दैट इट रिसर्च भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट जस्ट टू मेंटेन, है ना, क्या मेंटेन करेगा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और सेम स्टेटमेंट्स जब एमसीक्यूज में आते हैं या यूपीएससी पूछता है तो तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रोटेक्शन और रिसर्च के वर्ड में, है ना, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट और आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में, तो वो चीज नहीं करनी है। तो दिस एएसआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1861, और यहाँ पे जो पहला इसका चीफ था दैट वाज अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। एंड दिस organization is empowered by two acts. One is Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, and दूसरा it also regulates the Antiquities and Art Treasure Act 1972, ठीक है। तो ये दो चीजों को देखना है हमें कि ये दो एक्ट्स प्लस दिस एक्ट्स, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये वाले पॉइंट्स, तो इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वापस आते हैं हम हमारे अपने टॉपिक पे, और टॉपिक क्या था, ज्ञानवापी मॉस्क। क्यों ज्ञानवापी मॉस्क में डिबेट चल रहा है? बिकॉज इट्स बीइंग बिलीव्ड दैट इन 1669, ठीक है, जब औरंगजेब चल रहा था, औरंगजेब से पहले कौन था और उसके बाद कौन आया, ये मेंशन कीजिए आप कमेंट सेक्शन में, दैट्स योर टास्क।
आप ये इसको अभी मेंशन कर लीजिए कमेंट सेक्शन में कि औरंगजेब से पहले कौन सा बादशाह था और उसके बाद कौन आया। सो औरंगजेब जो है, ही ऑर्डर्ड डिमोलिशन of this mosque of the Vishweshwara temple and to be replaced by a mosque. And this thing हमने इस पे एक बुक का नाम पढ़ा था which is the history of Banaras, a book by A.S. Altaker, which was written in 1937, and it talks about history from the earliest times till now. And this mosque, the name of the mosque Gyanvapi, is for it resembles the well of knowledge, है ना। अब इसमें डिस्प्यूट क्यों है? डिस्प्यूट इसलिए है बिकॉज सम वुमन lately came to Supreme Court and they asked, this controversy actually erupted in 1991, ठीक है, when some people came, local priests, and then later after that some women came to allow them to worship the complex, ठीक है, to allow them to worship inside the complex। और इसमें हुआ ये 1991 में द मैटर, जो प्रीस्ट्स ने पिटिशन डाली थी, because they said that the mosque was built on the demolition of the Kashi Vishwanath temple, so this matter was reignited later in the Allahabad High Court judgment। और अलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था 1991 के बाद, बहुत लेट के बाद, that Allahabad High Court gave this judgment to do what? Videography and survey and check whether there is the actual, whether there are the evidences inside this mosque or not। But the counterparts, that is the Muslim counterpart, they uh, actually opposed this act of court and they petitioned against it under the Places of Worship Act 1991। और उसके बाद now the thing is कि एक्चुअल में इस मॉस्क से रिलेटेड दो तीन चीजें हैं जो कंटेंशियस पॉइंट्स है, ठीक है। फर्स्ट इज द वॉल ऑफ टेम्पल, ठीक है, विच इज करंटली फेसिंग द किबला, ठीक है। किबला इज द डायरेक्शन इन विच द प्रेयर इज ऑफर्ड, इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो जब हम मुगल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हमें आएगा ये टर्म किबला, व्हाट इज किबला, ठीक है। तो दिस फेसेस द वेस्ट और दिस फेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द मक्का, ठीक है। Second is the Nandi bull, which is located in Vishwanath temple, Kashi Vishwanath temple, but it is facing towards the sanctum of the mosque. However, it should have been in the normal circumstances facing towards the sanctum of the temple, that is Vishweshwara temple, but it's currently facing towards the mosque. So these are the 2-3 points, and there are sculptures believed to be on the walls of mosque। कि ये जो यहाँ पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ये जो वहाँ पे कुछ निशानियां बनी हुई है, कुछ मूर्तियां हैं, उनकी वर्शिप करने के लिए देयर वेर सम वुमेन हु पिटिशनड फॉर दैट कि यहाँ पे जो है हमें वर्शिप करने दिया जाए। अब बात आती है काशी विश्वनाथ टेम्पल की, है ना। ठीक है, तो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा and this temple is described in Kashi Khanda, that's a chapter of स्कंद पुराण, ठीक है। तो स्कंद पुराण में शिव जी के मंदिर के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में लिखा गया है। किस चैप्टर में? काशी चैप्टर में, काशी खंड में, ठीक है। तो दिस काशी विश्वनाथ टेम्पल, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हरिचंद्र in 11th century। However, presently जो अभी का है काशी विश्वनाथ टेम्पल, this was built in 18th century by रानी
अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर। ठीक है, तो दिस टेम्पल इज लोकेटेड इमीडिएटली टू द साउथ ऑफ द मॉस्क। ठीक है, तो नॉर्थ साइड में ज्ञानवापी मस्जिद है और साउथ साइड में शिव जी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, द टेम्पल स्टैंड्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ होली गंगा। ठीक है, एंड दिस टेम्पल इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास and this is considered to be the holiest of all the Shiva temples. ठीक है, सो द मेन डेटी जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटी है, उनका नाम क्या है? विश्वनाथ और विश्वेश्वरा, which means रूलर ऑफ द यूनिवर्स। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है हमें ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ना पूछा जाए, बट काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में हमें पूछा जाएगा। वेदर इट्स ऑन द वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न बैंक, किसने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस 12 ज्योतिर्लिंगा और कहाँ कहाँ पे है वो पूछा जा सकता है। प्लस हु टू हुम, शिव जी का मंदिर है ये, बट टू हुम एक्चुअली हु इज द चीफ डेटी ऑफ दिस टेम्पल, ये पूछा जा सकता है आपके प्रीलिम्स में। देन इसके बाद क्या है? द टू डोम्स ऑफ दिस टेम्पल वेर कवर्ड बाय गोल्ड। ठीक है, ये जो गोल्ड दिया था यहाँ पे, ये किसने दिया था? पंजाब केसरी जिनको बोलते हैं, किनको बोलते हैं पंजाब केसरी? महाराजा, जल्दी बोलो, महाराजा रणजीत सिंह। एंड उन्होंने ये कब दिया था गोल्ड? उन्होंने दिया था 1839। डन। तो ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, दैट विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या डिसीजन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या सर्वे से मिलता है, हमें नहीं मिलता है, वो सारी चीजें बात की है। बट अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू डेंगी केसेस। ठीक है, तो दिल्ली में बढ़ रहा है बहुत तेजी से डेंगी। जितने भी हमारे दोस्त दिल्ली में रह रहे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स दिल्ली में रह रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेंगी होता क्या है और कैसे फैलता है, क्यों ये हमारी बीमारी इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ये एक्चुअल में कौन फैलाता है, इस सब के बारे में अभी थोड़ा सा देखेंगे। इट्स डेंगी, इट्स प्रोनाउंस्ड इन इंग्लिश एज डेंगी। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली mosquito borne and it's caused by डेंगी वायरस। तो इट्स अ वायरल डिजीज। ठीक है, और दिस वायरस कम्स फ्रॉम द जीनस फ्लेवी वायरस। ठीक है, एंड दिस जो बीमारी है डेंगी, दिस वायरस, दिस इज स्पेशली स्प्रेड बाय, जो इसका कैरियर है, जो मॉस्किटो इसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाता है, इट्स एक्चुअली अ फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, एंड इट्स जीनस इज कॉल्ड एडिस इजिप्टी। ठीक है, एंड दिस मॉस्किटो ऑल्सो कॉजेज चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका इन्फेक्शन। तो याद रखना है। ठीक है, एक ही मॉस्किटो है जो चारों चीजें फैलाता है। डन। नाउ द थिंग इज, व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ दिस बीमारी? अगर आपको मच्छर ने काट लिया तो उसके बाद क्या होगा? आपको आपको फीवर होगा,
हेडेक होगा, पेन बिहाइंड द आईज, बोन एंड बॉडी पेन, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम्स है जो आपको याद रखने हैं। देन हाउ इज इट डायग्नोज्ड, एक्चुअली आपको एक टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इट्स एस्टिमेटेड दैट अकॉर्डिंग टू द WHO estimates that 39 crore dengue virus infection cases are there per year, ठीक है, of which 9.6 crore show the symptoms, ठीक है, only 9.6 crore have symptoms, ठीक है। तो that's it, and there is a vaccine called as Dengvaxia, ठीक है, which is approved by the US Food and Drug Administration, which was approved in 2019 for this virus. So it has what? It has a vaccine for its cure also for the prevention of this dengue, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, and the next news, Rajasthan became the first such legislation to bring such legislation for social security of gig workers, ठीक है। अब गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर्स क्या है, इस बिल में और क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो ये सब चीजें आगे जाके बड़ा एडिटोरियल है, ठीक है, एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एडिटोरियल है, द हिंदू का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है उसमें एडिटोरियल है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे बिल के प्रोविजंस क्या क्या है और क्या क्या होगा, क्या ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कौन सा वेलफेयर बोर्ड बनेगा, और वो वेलफेयर बोर्ड क्या मेजर्स लेगा, क्या उसके क्या क्राइटेरियाज होंगे, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। एंड दिस इज फर्स्ट legislation in the entire country for the welfare measures of this प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी क्या होती है, सारी चीजें हम वहीं देखेंगे, इस न्यूज को वहीं पे देख लेते हैं। इसरो टू लॉन्च PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर्स न्यू इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो इसरो टू लॉन्च PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर्स न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। तो सबसे पहले ये है C56 क्या है, यहाँ पे लिखा गया है दैट द लॉन्च व्हीकल इज कॉन्फ़िगर्ड इन इट्स कोर अलोन मॉडल, बस ये एक टर्म है यहाँ पे जो याद रखनी है, कोर अलोन मॉडल में देर आर नो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, अदरवाइज देर आर 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स नहीं है बिकॉज वेट इज लेस, 360 kg ही लेके जा रहे हैं, और प्लस नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट, तो लेस स्पेस पे लेके जा रहे हैं, इसलिए ऐसा है, इस टर्म को याद रखना है। डन, चलिए। तो नेक्स्ट इज इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस अभी जो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा दैट द हेड्स ऑफ टू कंट्रीज, दैट इज the talks between Prime Minister Narendra Modi and the Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe in the Delhi last week was held. अब यहाँ पे we have focused on और हमने पढ़ा है this article 13 और the 13th amendment to the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका, वो भी हमने पढ़ लिया था, और अभी हम दोबारा से इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे और बहुत ही अच्छा सा एक प्यारा सा हम नोट बनाएंगे इसके ऊपर, ताकि हमें ये समझ आ जाए दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट इज दिस 13th अमेंडमेंट एंड इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, बिकॉज अभी तक कम से कम 5-6 बार ये आर्टिकल्स में आ चुका है इंडिया श्रीलंका पिछले 1 महीने में, ठीक है। तो विजिट से पहले भी और विजिट के बाद भी ये कॉन्टिन्यूअस न्यूज में रहा है। नाउ लास्ट वीक क्या हुआ है, a vision which was laid out, and this vision was laid out in the document or in the statement called as promoting connectivity, catalyzing prosperity in the India Sri Lanka economic partnership vision. तो 5 areas particularly: maritime,
एनर्जी, ट्रेड, पीपल टू पीपल टाइज, दीज आर द एरियाज जहां पे हम लोग काम करने वाले हैं। एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स विल बी अट्रैक्टेड, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे श्रीलंका में, प्लस फेरी सर्विसेज के बारे में भी बात हुई थी, दैट देयर विल बी फेरी सर्विसेज जो इंडिया चलाएगा, कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। प्लस फ्लाइट नेटवर्क बढ़ा दिया जाएगा। नाउ द थिंग इज, सबसे पहली चीज है श्रीलंकन इकोनॉमी का रेस्क्यू। वो कैसे होगा, डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से। जो उनने लोन ले रखा है और वो वापस नहीं दे पा रहे हैं, वो पेमेंट वापस नहीं कर पा रहे हैं, दे आर फेसिंग दी बीओपी क्राइसिस। तो इसको समझना ऐसे है कि जब भी एक कंपनी, जब भी एक इंसान डेट लेता है ना, और वो डेट वापस नहीं पे कर पाता, तो ये बंदा जो है बैंक को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब अगर इसने लोन ले रखा है और बैंक को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, और बैंक इसके पास जाती है कि भाई तू बताओ यार, आप पैसा क्यों नहीं वापस दे पा रहे हो, तो ये जो बंदा है, जो ये डेटर है, या जिसने ये कर्जा ले रखा है, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस यूनिट होल्ड करने वाला बंदा है, या फर्म का मैनेजर है, या फर्म चलाने वाला इंसान है, या कंपनी का डायरेक्टर है, तो ये बोलता है बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन इकोनॉमी और बिकॉज ऑफ द लॉसेस जो पिछले साल हुए मुझे, उसकी वजह से, या मेरा जो पैसा बाहर था वो मेरे डेटर्स या मेरे क्रेडिटर्स खा गए, ठीक है। तो मैंने जो सेल किया था वहां से पैसा नहीं आया वापस, या जो मैंने उधार दे रखा था वो भी पैसा वापस नहीं आया, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो बैंक बोलती है कि हम क्या करते हैं, जो आपका लोन पड़ा हुआ है पुराना, उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। व्हाट डज दैट मीन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन मीन्स कि आपका या तो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करके बढ़ा देंगे, और आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा देंगे, या उसको कन्वर्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। आप मॉर्गेज इंक्रीज कर लो अपना, या फिर ये एक काम ऐसा भी करते हैं कि जितना भी इसने इंटरेस्ट लिया होगा अभी तक, उसको तो कन्वर्ट कर देंगे एज द फॉर्म ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग। और बैंक कैन आस्क फॉर इक्विटी ऑल्सो, ठीक है, कि आप हमें इक्विटी दे दो इस कंपनी में, हमारे डिसीजंस ले लो, और हम आपका लोन जो है उसको वैसे रिस्ट्रक्चर कर लेंगे। और दे कैन चेंज दी इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, और ही कैन आस्क फॉर मोर मोराटोरियम, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं कब, रिस्ट्रक्चरिंग में, ठीक है। तो इसको समझना ऐसे ही है, और दिस इज रिस्ट्रक्चरिंग। और रिस्ट्रक्चरिंग जो है, अभी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देख रहे हो श्रीलंका का, तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यहाँ पे भी वही है, ठीक है, कि श्रीलंका जो पैसा अभी नहीं दे पा रहा है वापस, उस पैसे को दोबारा से ठीक करना, या उस लोन को दोबारा से चेंज करना, प्लस ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स एंड द लंका पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूपीआई है, वैसे श्रीलंका में लंका पे है, ठीक है। तो वो चीज को एक्सचेंज करना, उसको रिकॉग्निशन देना फॉर द ट्रांजेक्शन्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। टूरिज्म एंड कल्चरल लेवल पे भी एंगेजमेंट होगा, एजुकेशनल कोलैबोरेशंस होंगे। एंड दिस विजिट was also, it honored the 13th amendment of the constitution of Sri Lanka, and it also asked for the devolution of power to north and eastern provinces for resolving the long pending issues, plus fishermen के issues हैं यहाँ पे, उनको भी रिजॉल्व करने के लिए बात हुई है। अब बात यह है कि इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में व्हाट इज दिस 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका एंड ऑल, ठीक है। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस देखते हैं क्या है। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में अभी क्या हुआ, 13th अमेंडमेंट किस लिए है? दिस इज द 13th अमेंडमेंट इज फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर to the north and eastern provinces of what, Sri Lanka, ठीक है। Now starting with this 13th amendment, this was enacted after the Indo-Lanka Accord of 1987। इस अकॉर्ड के बाद इसको इनैक्ट किया गया था, किसको, 13th अमेंडमेंट को। एंड दिस रिमेन्स द ओनली
legislative guarantee of power devolution to provinces। ठीक है, तो इंडो लंका अकॉर्ड जो है ये किसके बीच में साइन हुआ था? इट वाज साइन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड प्रेसिडेंट जे आर जयवर्धने। ठीक है, इन दोनों के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ था। क्यों साइन हुआ था? टू end the or to resolve the conflict that had aggravated a full-fledged civil war between the armed forces of India and LTTE। ठीक है, तो जो सिविल वॉर चल रहा था LTTE और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, उस चीज को खत्म करने के लिए ये अकॉर्ड साइन हुआ था। नाउ दिस 13th अमेंडमेंट विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स, इसने क्या किया कि पहले प्रोविंसेस में प्रोविंशियल काउंसिल्स बनेंगे, फिर उनके पास पावर चला जाएगा। एंड दिस अश्योर्ड द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग होगा वो कैसे होगा। और इस 13th अमेंडमेंट के अनुसार एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड एंड पुलिस, ये सारे जो पावर्स है ये श्रीलंका के पास, ये लोकल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले जाएंगे। हाउएवर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन श्रीलंका, जितनी भी गवर्नमेंट्स आ गई इसके बाद 1987 के बाद, they refused to grant land and police powers। तो लैंड और पुलिस पावर्स उनने बोला कि नहीं देंगे। एंड दिस लेड टू द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज व्हिच आर स्टिल देयर इन दिस सिविल वॉर। एंड द सिविल वॉर हाउएवर एंडेड 14 years ago, बट इट वाज स्टिल ऑन दी लाइक द थिंग इज कि अभी भी इसमें से ये चीजें रिजॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ तक चल रहा था 13th अमेंडमेंट का जितना भी बैकग्राउंड है, ये 13th अमेंडमेंट क्या करता है और कैसे करता है। ठीक है, तो इंडिया श्रीलंका इंडियन ओशियन में हमारा मैरीटाइम नेबर है। वी आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट, ये आपको पता होगा अगर आप थोड़े भी सीरियस कैंडिडेट हैं। And now we have a strategic and significant relationship with the India between the India and Sri Lanka. Our historical ties goes back to Buddhism। ठीक है, जिसमें आपको याद होगा the great Ashoka on his son and his daughter went to Sri Lanka as the religious preachers or the Dhamma Mahavatas। ठीक है, the ones who were spreading the policy of Dhamma। देन इकोनॉमिक टाइज अगर आप इंडिया श्रीलंका के देखो तो श्रीलंका इंडिया इज श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो श्रीलंका सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है दैट गोज टू यूएस, देन यूके एंड देन टू श्रीलंका, देन टू इंडिया। ठीक है, तो मोर देन 60% ऑफ श्रीलंका जो एक्सपोर्ट आता है यहाँ से, ठीक है, एक्सपोर्ट टू इंडिया, and more than 60% of it enjoys what tax benefits or the custom benefits under the FTA between India and Sri Lanka। ठीक है, and India is also a major investor in Sri Lanka, in which around $1.7 billion were invested by India in Sri Lanka from 2005 till 2019। ठीक है, then we have the मेजर एक्सरसाइजेज और द डिफेंस एक्सरसाइजेज, जिसमें सबसे पहले आती है मित्रा शक्ति, एंड दिस इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देन आती है स्लीनेक्स विच इज अ नेवल एक्सरसाइज, एंड वी हैव पार्टिसिपेशन इन बिम्स्टेक, वी हैव पार्टिसिपेशन इन सार्क,
ठीक है, तो सच आर दी रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। हाउएवर हमारे इश्यूज भी थोड़े बहुत हैं। व्हाट डू वी हैव इन इश्यूज, और इश्यूज क्या है? सबसे पहला है हमारा फिशरमैन इशू, और अगर आप देखो तो 284 इंडियन फिशरमैन वेर अरेस्टेड and 53 boats were confiscated from 2019 to 20, ठीक है। And then there is a more important issue which is China's debt trap policy, and China rapidly growing its economic footprint in Sri Lanka, and China's FDI in Sri Lanka, ठीक है। And China is currently the largest investor in Sri Lanka, and it has around 23% of 6%, 23.6% share in the total FDI of श्रीलंका, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि हम इस चीज में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज में सिंपल ये है कि व्हाट वी कैन डू इज वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द डिप्लोमेटिक टेबल्स, ठीक है, where such agreements and such vision documents which were signed between the Indian Prime Minister Narendra Modi and the Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe for the amendment of 13th for the implementation of the 13th amendment and devolution of power to provinces and full implementation for the push of federal solutions are crucial, because provincial governments वहाँ पे जितने ज्यादा strong होंगे उतना ही ज्यादा strong वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, और उतना ही ज्यादा स्ट्रांग वहां पे क्या होगा कि ये एक डिस्कोर्स वहां पे होगा दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इट फॉर अस टू बी विद इंडिया एंड नॉट टू बी विद चाइना, because the economic colonialism which China has been focusing on is somehow in one or the other way destroying the countries when we talk about the economic colonialism, ठीक है। And then moving forward, ठीक है, the editorial is on ASEAN, and the author here Dr. Rajiv Bhatia, who is a distinguished fellow in the Gateway House, and he has been a former ambassador, and he is currently an author. He is a commentator on the developments in Indo-Pacific, a well-known, well-read and well-visioned author। and इनका जो ये अभी एडिटोरियल आया है, इट्स अबाउट ASEAN। पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, और पूरे एडिटोरियल को हम बिल्कुल ही माइन्यूटली पढ़ेंगे। एंड ही टॉक्स अबाउट द रीसेंट मोस्ट मीटिंग विच वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ ASEAN, और इस मीटिंग का नाम क्या है? 56th मीटिंग वाज इट अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एंड दिस साउथ ईस्ट एशिया, एंड ही सेज दैट इफ Southeast Asia is the heart of Indo-Pacific, है ना, Southeast Asia is the heart of Indo-Pacific, then this meeting and other related meetings which were held in Jakarta, Indonesia, are the best barometers to check on the region's latest dynamics। कि ये मीटिंग्स जितनी ज्यादा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने इंडो पैसिफिक को बना के रखा है, या जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इंडो पैसिफिक है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मीटिंग्स भी है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। नाउ द थिंग इज, इन मीटिंग्स में से क्या निकला है? एन इलेबोरेट इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर विच इज क्रिएटेड बाय ASEAN हैज बिकम एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म। तो दिस हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ASEAN, ठीक है, एंड इट ड्रॉज नेशंस फ्रॉम नियर एंड फार as also major players, that is the United States, China, India, Japan, Russia, all of them are engaged here in a strategic contestation in a vast region stretching from East Africa to South Pacific। इस एक पैराग्राफ में अगर आप देखो तो इतना कॉम्प्रहेंसिवनेस और इतना कोहेरेंस है कि यू कांट इवन इमेजिन दैट दिस इज द लेवल जहां पे हमें जाना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग, ठीक है। तो दिस इटसेल्फ इज द आंसर टू अ 10 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, ये एक पैराग्राफ। नाउ द थिंग इज दिस ऑथर रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट्स एंड द विजन्स एंड चैलेंजेस इन ASEAN, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ASEAN पे, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज,
व्हाट्स इज जेनेसिस, कब बना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या चीजें हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या चैलेंजेस नहीं है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So an in-depth study he does, and he says that the first thing which was to discuss is कि जो अभी challenges है यहाँ पे, challenge was post COVID recovery, economic slowdown, Ukraine war, and climate change and Cold War type conditions between US and China. Now Indonesia is currently the chair of ASEAN, and ASEAN as the epicentrum of the growth. Now the thing is he talks about that how and कैसे हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं, that how ASEAN is building on and what are the interrelated dimensions जिस पे ये विजन होना चाहिए. First is creating a political community that ensures regional peace and just democratic and harmonious environment. Second is economic community focused on achieving a well integrated and connected regional economy within the global economic system. एंड सोशो कल्चरल कम्युनिटी. इन 3 पॉइंट्स को ऐसे ही याद रखो, ठीक है, कि क्योंकि ये आसियान से ये जो डॉक्यूमेंट निकला है अभी, दैट इज द विजन एंड इट्स अबाउट द 3 इंटर रिलेटेड डायमेंशंस. तो ये चीज इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है. व्हाट इज दिस, व्हाट आर द 3 डायमेंशंस इन विच आसियान विल बी प्रोसेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, इट विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड विद दीज थिंग्स. Then the author talks about here, that is what are the internal problems, what are the internal issues in ASEAN. That is first म्यांमार, क्योंकि म्यांमार के साथ जो strained relationship है ASEAN की या US एंड चाइना की, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है और म्यांमार को अभी तक पॉलिटिकल स्फेयर में एंगेज नहीं किया जा रहा है. Then the next thing is about China and how China enjoys the political and economic relations with Laos, Cambodia and Myanmar. However, these 3 are called as virtual dependencies. ठीक है, तो ऐसी टर्म्स को याद रखना है, वर्चुअल डिपेंडेंसीज ऑफ चाइना. वेल एज अगर आप फिलीपींस की बात देखो तो दी islands of Philippines, they are being claimed by China, and Philippines has come out with uh, assertiveness on the South China Sea, and Philippines is not considering the China's claims, these claims beyond the 9-dash line. So Philippines is more assertive, whereas the Laos, Cambodia, and Myanmar, they are more of virtual dependencies on China. However, South China Sea, the central players, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, are all favorably disposed towards Beijing. तो अब अगर ये अपोजिशन में है बीजिंग के, तो दिस एक्सप्लेन्स दैट नन ऑफ देम रेजेस वॉइस, इवन दे आर like they are not raising their voice against the China, and this China's dealing tactics in negotiating enforceable code of conduct concerns the South China Sea. So now the thing is, what ASEAN should do, ASEAN should prefer an early conclusion of effective and substantive code of conduct. ठीक है. Then he talks about the next issue, which is the US and Chinese government, जो आपस में इनकी ट्रेड वॉर भी चल रहा था बहुत टाइम से, एंड नाउ दी वॉर अबाउट द हेजेमनी ऑफ US वर्सेस चाइना, एंड पर्टिकुलरली जो चाइना ने अभी रेज किया है इशू in the NATO summit or in the Vilnius summit, that is the People's Republic of China has stated its ambitions and coercive policy changes for the interest and security and values. ठीक है, तो वहां पे चाइना वहां यहाँ पे जो है अभी in the NATO summit, this was highlighted that China is actually a threat. ठीक है, this Chinese aggression and the coercion in Indo-Pacific and beyond, जितना उसको वहां पे इम्पोर्टेंस दिया गया इन द डिस्कशंस, which stated that the China's stated ambitions and coercive policies are actually the challenges to European interests and the security and values of Europe, that is the values of democracy, values of liberalism, values of freedom and values of free and safe Indo-Pacific. ठीक है, तो वहां पे Chinese like a challenge to China has been highlighted in NATO summit also. Then the author talks about that the anxiety over intensifying the geopolitical tensions in the region. So ASEAN prefers to promote its outlook, that is ASEAN outlook on Indo-Pacific,
दैट इज AOIP जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो आसियान का जो अपना आउटलुक है, आसियान जो खुद एक 4 प्रिंसिपल्स और 4 डिफरेंट एरियाज जिन पे आसियान काम करना चाहता है, दैट इज मैरीटाइम, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड दीज थिंग्स मेक मच सेंस टू द रीजन, ठीक है। एंड दीज आर द थिंग्स ऑन विच इंडिया शुड आल्सो फोकस, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू दी engagements with ASEAN, ठीक है। And then ASEAN centrality, and ASEAN in this meeting also has reiterated its centrality. However, the most sensitive issue, that is of Myanmar, has to be solved on priority. Done. So the disunity which is inside the ASEAN is also a bit जहाँ पे author खुद भी ये highlight कर रहे हैं that this is something which may lose out the credibility of ASEAN centrality, ठीक है। तो जिधर जिधर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जितने जितने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए, इन पॉइंट्स को याद रखो। दीज आर द इश्यूज, ठीक है, एंड दीज आर द चैलेंजेस and the vision of this ASEAN, that is also highlighted here. First is this epicentrum growth, second is ASEAN outlook, third is NATO, fourth is conclusion, and fifth is this, okay? That is the reaffirmation of the centrality of ASEAN. Now how India is approaching ASEAN, India's role, what India's role? तो अभी जो है Prime Minister Narendra Modi is going to UAE and in the past week or in the past weeks has visited to France and UAE. तो इस टाइम पे चाहिए था that external affairs minister Dr. Jaishankar should have accompanied him also there, but he preferred to visit the east while Prime Minister Modi was on the west. Why? Because the rising India has a rising number of responsibilities when it comes to the regional engagements. When it comes to the multilateral engagements, you have to multiply the forces. ठीक है, तो अगर मोदी जी वहां कर रहे हैं काम, तो जयशंकर यहाँ कर रहे हैं काम, so that both the ends of India are towards India only. ठीक है, तो that is how we have been approaching this. And AOIP and India's Indo-Pacific Oceans Initiative, there should be a convergence between them. Plus the next summit, which is there to be held in Jakarta, will be held in September 2023, and hopefully this will bring greater clarity to the way of how to tackle the challenges in this region. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, और अगर आपको इसमें इसको समझने में कोई दिक्कत आता है तो देन यू कैन कांटेक्ट मी, नंबर मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आपको आईआर में कोई भी दिक्कत आता है तो आई डू हैव एक्सपर्टीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन दिस नंबर। नाउ कमिंग बैक टू ASEAN, ठीक है। तो द मोटो ऑफ ASEAN इज एक्चुअली वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। दिस इज द मोटो ऑफ ASEAN, ठीक है। ASEAN का सेक्रेटेरिएट कहाँ लोकेटेड है? इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक है। ASEAN was established in 1967 with the Bangkok Declaration. प्रीलिम्स के पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डिविडेंड देने वाले। फाउंडिंग फादर्स कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। डन, दीज आर द फाउंडिंग फादर्स। तो अभी ASEAN का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है कि इसके अंदर बॉडीज क्या क्या है? तो जो इसका सबसे ऊपर आता है चेयरमैन, दिस रोटेट्स एनुअली एज पर इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है। देन ASEAN समिट,
कहाँ होती है? दिस इज द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ आसियान एंड इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन आसियान एंड दिस समिट अंडर द चार्टर मीट्स ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, and this decides the policies and objectives of ASEAN. Then comes the ASEAN Ministerial Council. तो चार काउंसिल्स होती है इसकी, या चार मिनिस्टीरियल बॉडीज होती है टू सपोर्ट द समिट, एंड फर्स्ट इज ASEAN Coordinating Council, second is ASEAN Political Security Community Council, and third is ASEAN Economic Community Council, and fourth is ASEAN Socio-Cultural Community Council, ठीक है। तो ये चार है जहाँ पे ये इम्पोर्टेंट, जहाँ पे ये मीटिंग्स होती है, कम्युनिटी काउंसिल्स होते हैं, ठीक है। एंड नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रुपिंग इज दैट, अगर आप इसका इकोनॉमिक प्रेजेंस देखो तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन वर्ल्ड and it's larger than European Union and North American markets, and it's actually the sixth largest economy in world and third largest economy in Asia, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यहाँ पे जो साइन हुए हैं आसियान के, तो आसियान चाइना, आसियान जापान, आसियान साउथ कोरिया, आसियान इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज के साथ FTA साइन हो चुके हैं। एंड आसियान इज करंटली द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली, ठीक है। तो रीजनल सिक्योरिटी में, इफ यू टॉक अबाउट द रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस, तो आसियान साउथ ईस्ट एशिया के जो वैल्यूज हैं या डाइवर्स कॉम्प्लेक्शन है, जितनी भी डाइवर्सिटी है साउथ ईस्ट एशिया में, वो आप देख ही सकते हो कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। तो उसी हिसाब से दिस हैज दिस रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी पैराडाइम आल्सो एस्टैब्लिश्ड। और 2017 में 2017 में 50 इयर्स कंप्लीट हो गई किसके, इसकी एस्टैब्लिशमेंट के। डन, एंड दैट्स ऑल विच इज देयर। हाउएवर द कंसर्न्स एंड चैलेंजेस जो हमने अभी तक देखे आसियान में, तो वही याद रखने हैं जो इस एडिटोरियल में लिखे हुए थे। हाँ, देर आर सम अदर कंसर्न्स लाइक साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हमने देख लिया, हमने ये भी देखा दैट हाउ इज ड्रग ट्रैफिकिंग इज देयर। तो जो इस एडिटोरियल में लिखे हुए थे चैलेंजेस, वही चैलेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप कन्वेंशनल चैलेंजेस लिखो, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री आती है। डन। तो you have one assignment, that is the, this will be the question, look east policy to act east policy of India has a major role, has a major role to play in India ASEAN relations, ठीक है। Analyze the statement in the context of current
challenges in Indo Pacific region। ठीक है, ये होगा 250 वर्ड्स का, इसको मिलेंगे 15 मार्क्स। सेम जो हमने एडिटोरियल पढ़ा उसी एडिटोरियल के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए और मुझे सेंड कीजिए 9031036712 व्हाट्सएप। डन। और आपको इस क्वेश्चन का पूरा आंसर और उसका जो जो इसका आंसर लिख के भेजेगा उसको इसका मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, और इसके ऊपर उसको ये जो आंसर होगा वो इवेलुएट होके भी वापस मिल जाएगा। ठीक है, एंड ही विल गेट अ मेंटोरशिप सेशन आल्सो। अ बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है दैट इज बाय द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड कमल किशोर हु इज अ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो दोनों जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पोजीशंस पे हैं। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। फर्स्ट इज दिस, ठीक है, that is the massive fires which were there in Greece, Canada and other countries which have caused and there were heat waves also, and there was Yamuna which reached its level after 45 years। ठीक है, तो that is how disasters are coming, frequency of disasters बढ़ रही है। ठीक है, और disaster management, ठीक है, disaster management GS3 टोटल डायनामिक टॉपिक है। ठीक है, इसके स्टैटिक में आपको अगर कुछ पढ़ना है तो एनडीए में पढ़ना है बस, और उसकी गाइडलाइंस पढ़नी है। उसके बाद जितना भी इसमें क्वेश्चन आएगा वो सारा करंट बेस्ड होगा। तो इसके क्वेश्चन में जो GS3 में क्वेश्चन आएगा या डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि हीट वेव्स के रीजंस क्या है, क्लाइमेट चेंज में, या हीट वेव्स अभी किस रीजन में आई थी, कहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी लॉन्च की गई थी। तो वो तो प्रीलिम्स का पार्ट है, तो वो भी करंट से ही निकलेगा। और मेंस का क्वेश्चन अगर होगा तो आपको बस 20% स्टैटिक लिखना है आंसर में और 80% आपको करंट अफेयर्स लिखना है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ऐसे एडिटोरियल्स को ध्यान में रखो, और इनमें पढ़ना क्या है वो बात अलग है। तो फर्स्ट इज दिस, जो हमारा इंट्रोडक्शन बन जाएगा, सीधा का सीधा इंट्रोडक्शन है हमारा। सेकेंड इज सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब ये फ्रेमवर्क क्या है, कैसे काम करता है, वो बात अलग है, वो हम बताएंगे आपको अभी। Then there is first G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, जो पहली बार बनाया है, और किसने बनाया है, इंडिया ने बनाया है। And how much important is G20? G20 85% of the global population. This point we should remember always whenever it comes to G20। हम ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं विदाउट एनी चूक के, इसके अपने मार्क्स मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। So now, as a human vulnerability to the disasters strongly linked to economic decisions, G20 is in a unique position to chart a new path for disaster risk information or disaster risk informed। ठीक है, तो अब इसके बाद ये बोल रहे हैं there is so the thing is this calls for this अब ये जो authors हैं they talk about this disaster risk reduction working group, and they say that how they can act। तो these are in direct support for the calls of action। मई 2023 को ये बना था ये वर्किंग ग्रुप। दिस इज द पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन मिड टर्म रिव्यू ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन एक ये आया था, कॉल टू एक्शन सपोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट सपोर्ट टू द कॉल ऑफ एक्शन, एंड इट्स नेम इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। ठीक है, एंड देन कम्स द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो जैसे आप देखो, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का अगर आपको रोल लिखना पड़े कि हाउ मच इंपॉर्टेंट आर दे, तो आप ये एग्जांपल डायरेक्ट लिख लो कि दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प्ड अस इन minimizing, not only minimizing, having zero deaths in the event of cyclone बिपरजॉय। ठीक है, साइक्लोन बिपरजॉय कहाँ आया था, गुजरात राजस्थान एरिया में। ठीक है, तो इसको याद रखना जरूरी है कि कहाँ आया था। देन कम्स यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव। ये भी याद रखना है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने लॉन्च किया है। अब ये किस लिए है, just to seek and create universal coverage for everyone by the end of 2027। Done।
प्लस इसमें हमें ये लिखना है दैट व्हाई इंडिया हैज लॉन्च्ड दिस यूएन लॉन्च्ड विद यूएन इन 2019 द कोalition ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, CDRI 2019 में हमने लॉन्च किया था। अब ये क्या चीज है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। देन द ग्लोबल मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस शुड ऑल्सो बी देयर। ठीक है, तो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है, जैसे यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स लिखते हैं, one is the example of न्यूजीलैंड के floods and second was the example of a pharmaceutical plant getting destroyed by tornado in USA। और ये बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग नहीं है हमारा, तब क्या होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चरल रेजिलियंस के लिए दी ऑथर्स आर टॉकिंग अबाउट दी CDRI। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया था इंडिया के साथ मिलकर। ठीक है, तो दिस इज वन मोर थिंग इन दी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड देयर शुड बी देयर इज दिस सजेशन। ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, दैट इज देयर शुड बी अ ग्लोबल मेथोडोलॉजी सेट फॉर इंस्पेक्टिंग एंड चेकिंग द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल रेजिलियंस। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स सेट होने चाहिए कि हाउ मच resilient and infrastructure should be। Finally, there is a demand कि हमें क्या करना चाहिए, we should develop a new approach to financing the disaster risk reduction। ठीक है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के प्लान्स जो है उनको फाइनेंस करने के लिए नया एक अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस अप्रोच शुड बी इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये बस गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए कि वो पैसा दे, दिस शुड बी विद प्राइवेट सेक्टर आल्सो, बिकॉज द करंट फंडिंग डेफिसिट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज टू लार्ज। बहुत कम पैसा जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। देन G20 nations like Indonesia and India have used risk metrics to allocate resources at the subnational and local levels for disaster risk reductions। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताओगे नेशनल डिजास्टर रिस्क फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्क फंड or the forces and the NDMA and the SDMA guidelines are there in India also and in other countries, somehow relevant to that also। Plus, the authors at the end talk about the building on these areas of work and scaling up the ecosystem based approaches and enhancing the national and local response। And to that end, we are delighted to hear that Brazil will continue the same in its presidency to G20। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा G20 का, ब्राजील। कब होगा, दिसंबर में। एंड ब्राजील हैज कमिटेड कि हाँ, वी विल डू द सेम थिंग्स एंड वी विल कंटिन्यू इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और हम इस पे बहुत काम करेंगे। अब यहाँ पे प्रेसिडेंसी चेंज हो रही है, तो आप मुझे बोलोगे कि ट्रॉइका क्या होता है, व्हाट इज ट्रॉइका। ठीक है, इफ यू रिमेंबर इट गुड, इफ यू डू नॉट just have a search about it। Done। So we will see about the Sendai framework। फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, कब साइन हुआ था, 2015 से, और 2030 तक ये चलेगा। ठीक है, तो इट वाज इन द थर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन सेंडाई जापान, जहां पे ये साइन हुआ था। एंड दिस इज रिजल्ट ऑफ द स्टेक होल्डर डिस्कशन। एंड एक्चुअल में यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, जहां पे ये लास्ट में विच हैज रिक्वेस्टेड यूएनजीए फॉर सच फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेजर agreement for the of the post 2015 development agenda to clear the steps of member states to preserve developmental benefits from disaster। So this is first major agreement about disaster reduction। ठीक है, and it aims to reduce the risk and the harm which is resultant of the disasters। इसके बाद आया हमारे पास ह्यूगो फ्रेमवर्क, जो सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद आया। द सेंडाई फ्रेमवर्क sketches 7 global targets to guide
and against which to assess progress, and the 7 global targets are Sendai framework के 7 global targets. ठीक है, although not that much important, but we should remember कि parameters क्या क्या है. ठीक है, मोर्टेलिटी रेट को कम करना है. ठीक है, अब कितना कम करना है वो बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, वो नंबर्स हमें याद नहीं रहेंगे. 1 लाख लेके आना है मोर्टेलिटी रेट को. ठीक है, और उसके बाद हमें वी शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो वो सब चीजें हैं, बट हम बस उतना याद रखेंगे जितना हमारे याद रह सकता है. ठीक है, सेकेंड इज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड. ये भी कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए. कब से? 2005 से 2015 तक. ये 2015 20 से लेके 30 तक. ठीक है, एंड वी शुड ऑल्सो मिनिमाइज द ग्लोबल जीडीपी लॉसेज. ठीक है, इनको डिक्रीज करना है. थर्ड इज वी शुड ऑल्सो डिक्रीज द डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका डैमेज जो है कम करना है. फोर्थ इज दैट वी शुड ऑल्सो make sure that national and local disaster risk reduction strategies are in place. Disaster risk reduction strategy are there in place at national and local levels. ठीक है, and then comes the next, that is the international cooperation. And the last one is availability of early warning systems. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए ऑन मल्टी हजार्ड सिनारियोज. ठीक है, तो दैट इज द सेंडाई फ्रेमवर्क. और इसके जो प्रायोरिटी एरियाज है, दैट इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग द डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस एंड रेजिलियंस इन डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड देयर इज दिस बिल्ड बैक बेटर motto and strategy for providing effective preparation for disaster response in recovery, rehabilitation and reconstruction. ठीक है, सबसे पहले है रिकवरी, then is rehabilitation and then is reconstruction. Done. And that's how the Sendai framework works. ठीक है, और इसके बाद इस एडिटोरियल में था, that is the disaster रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप. जो पहला ऐसा वर्किंग ग्रुप है जो बनाया है इंडिया ने, कहाँ पे? G20 में. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें इसको समझना चाहिए दैट इंडिया ने, मतलब दिस इज द फर्स्ट G20's फर्स्ट सच इनिशिएटिव. ठीक है, एंड दैट टू टेकन बाय इंडिया. तो द स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हम यहाँ पे देखेंगे बस. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये गवर्नमेंट्स को बोलता है, जितने भी G20 मेंबर्स हैं उनकी गवर्नमेंट्स को बोलता है दैट आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एक सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग हो. ठीक है, ठीक है, एंड दिस एम्फसाइज ऑन न्यू एज सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, लाइक यू शुड इन्वेस्ट इन लोकल रिस्क रेजिलियंस. ठीक है, और इसके जो 5 प्रायोरिटीज है वो याद रखनी है. फर्स्ट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम. सेकंड इज डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तीसरा है हमारा नेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क. हर एक कंट्री नेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो है उसको स्ट्रेंथन करेगी. एंड फोर्थ इज नेशनल एंड ग्लोबल
disaster response system. And the fifth one is the increased application of ecosystems based approach to DRR, disaster risk reduction. ठीक है. This also intends to include the considerations for Sendai frameworks mid term review. ठीक है, तो इस चीज को भी कंसिडर किया गया था, जैसा हमने देखा कहाँ पे, मिड टर्म रिव्यू में. जब अभी मिड टर्म रिव्यू हुआ है, उसी मिड टर्म रिव्यू के बेसिस पे ये आर्टिकल आया है. और इस आर्टिकल में या इस मिड टर्म रिव्यू में अगर आप यहाँ पे देखो तो इस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप को भी डिस्कस किया गया है. डन. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज. डेटा a bit we have to remember because money laundering cases are there on rise और EDs arrests कर रहा है. This point we can use in our introduction. Is there rural bias in national surveys? ठीक है, इस आर्टिकल को पढ़ने का जरूरत नहीं है. ठीक है, रूरल बायस है या नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज वो ज्यादा जा रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, टेक्निकलिटीज में. ठीक है, कि NFHS 1, NFHS 2, NFHS 3 और NFHS 4 इनके डेटा में क्या रिलेवेंस था. तो इट सेज दैट देयर आर वेरी लेस एंड देयर इज वेरी लाइक, अगर आप देखो तो जेनरिक कंक्लूजन्स है. ठीक है, वेरी वेग कंक्लूजन्स है जब आप एस्टिमेट्स की बात करते हो. ठीक है, तो द डेटा ऑफ NFHS 1 and 4 हैज क्लोजली रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक एंड द NFHS 2 and 5 जो हुए, उसका जो डेटा था दैट इज अ बिट विच इज रूरल इन बायस. ठीक है, when it comes to underestimation and overestimation of data. And actually this article क्यों आया है, because of the प्रणब सेन कमिटी जो अभी बनी है, एंड गवर्नमेंट ने जो अभी अपॉइंट किया है मिस्टर प्रणब सेन को, हु वाज द फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया. ठीक है, और द फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया. नाउ ही दिस कमिटी or this Pranab Sen committee will consider reviewing the data of National Statistical Organization, Indian Statistical Mechanism. ठीक है, इस पे जितना डिटेल में हो सकता है उससे ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कशंस कर लिए हैं पिछले हफ्ते में. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज आल्सो. ठीक है, कि इसमें कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर डिस्कशन. ठीक है, व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स राइट्स बिल स्टिपुलेट. तो जो हमने सबसे पहले एक हेडलाइन देखी थी स्टेट की न्यूज में, और उस हेडलाइन को अगर आप देखो, ठीक है, तो उस हेडलाइन में ये लिखा था दैट इज अबाउट this bill which is introduced by the Rajasthan government, and this bill highlights the issue of workers who work on the platforms or who are known as gig workers or the platform based workers. and इस bill का नाम क्या है, platform based gig workers registration and welfare bill. अब ये बिल क्या करेगी और इसके प्रोविजंस क्या क्या है उसको हम थोड़ा बहुत देखेंगे. ठीक है, तो ये बिल का नाम हो गया, and this bill is outlining the welfare schemes for 3 lakh gig workers in the state of Rajasthan. ठीक है, अब हमें इस आर्टिकल से बस वो पॉइंट्स उठाने हैं जो हमारे मेंस के आंसर में काम आ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये बिल है, पास होगा, राजस्थान गवर्नमेंट में होगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं बन रहा है. बट अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इस बिल के 2-3 प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है बस. ठीक है, जैसे ये बिल अप्लाइज टू ऑल द एग्रीगेटर्स एंड द प्राइमरी एम्प्लॉयर्स. तो जो प्राइमरी एम्प्लॉयर और एग्रीगेटर है दैट इज द डिजिटल इंटरमीडिएरीज एंड द प्राइमरी एम्प्लॉयर्स. तो दोनों को, जैसे अमेजोन और अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, दो अलग अलग चीजें हैं जहां पे ये काम करते हैं. प्लस अगर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज अपवर्क और फाइवर. ठीक है, प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क और फाइवर. ठीक है, ये बस प्लेटफॉर्म्स है. यहाँ पे जो प्राइमरी एम्प्लॉयर आता है, एक बंदा जिसको काम कराना है, वो भी यहाँ पे रजिस्टर करता है,
और जिस बंदे को काम चाहिए, फ्रीलांस चाहिए, है ना, उसको कंसल्टेशन का सर्विसेज चाहिए, उसको सर्विस चाहिए बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डेटा, उसको डेटा एनालिटिक्स चाहिए, तो जितना भी वो काम हो, वो फ्रीलांसिंग का काम हो, वो गिग वर्कर में आएगा। तो ये हो गया डिजिटल इंटरमीडिएरी, ये हो गया प्राइमरी एम्प्लॉयर, एंड दिस इज द वर्कर, ठीक है, और द प्राइमरी वर्कर हियर, ठीक है। तो देर इज दीज प्लेटफॉर्म्स, और ये बिल तीनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। दिस बिल कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेलफेयर बोर्ड, जिसमें स्टेट ऑफिशियल्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एग्रीगेटर्स के, गिग वर्कर्स के, और सिविल सोसाइटी के भी लोग इसमें होंगे, ठीक है। कितने लोग होंगे, क्या नंबर होगा, वो जरूरी नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन हर सेक्शन से होगा। दिस वेलफेयर फंड गारंटीज अ सोशल सिक्योरिटी टू दीज वर्कर्स, और ये एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा, और उस आईडी के बेसिस पे इनको जो है वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे, के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बनाए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसको फंड करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे इंडिविजुअल वर्कर्स, स्टेट गवर्नमेंट, एंड देयर विल बी आल्सो समथिंग कॉल्ड एज वेलफेयर सेस, जो लगाया जाएगा, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस फंड में जाएगा। डन। आर द गिग वर्कर्स एम्प्लॉइज? नो, दे आर नॉट एम्प्लॉइज। Plus the provision in the Code on Social Security Bill, which was passed in 2020 at the national level, says that, ठीक है, कि this worker is only that person, ठीक है, जिसका जो employment है is being provided for a specified duration, and this bill is yet not implemented in the state. This carries a provision of a restrictive criteria which is about the eligibility which are not done away with in the Rajasthan bill, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया जो है ना एलिजिबिलिटी का एक वर्कर का, वो अभी तक इस बिल में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सोशल सिक्योरिटी लिस्टिंग, जो ये सोशल सिक्योरिटी इनको मिलेगा, दिस विल बी फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एंड एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें अदर बेनिफिट्स लिखा हुआ है, उसकी बेसिस पे ये लोग कंटेंट कर रहे हैं इस बिल को, देयर इज कंटेंशन ऑन द प्रोविजन ऑफ अदर बेनिफिट्स आल्सो। व्हाट अबाउट द वर्कर्स ग्रीवांसेस? तो अगर वर्कर को कोई भी ग्रीवांस होता है, तो वो पहले उस अपनी जो एम्प्लॉयर है उससे बात करता है। इफ नॉट देयर, देन ही इज एंटाइटल्ड फॉर पेमेंट एंड बेनिफिट्स अंडर द एक्ट, दैट इज सोशल सिक्योरिटी एक्ट। प्लस देर इज समथिंग कॉल्ड एज अपीलेट बॉडी एंड अपीलेट अथॉरिटी, जिसके पास वो 90 डेज के बाद अपील डाल सकता है फॉर आर्बिट्रेशन एंड अदर पर्पजेज। दैट इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। नाउ हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है दैट कि व्हाट इज गिग इकोनॉमी, और इंडिया का क्या रोल है गिग इकोनॉमी को लेके, और इंडिया में गिग इकोनॉमी किस लेवल पे है अभी। ठीक है, व्हाट इज गिग इकोनॉमिक्स? इट्स द फ्री मार्केट सिस्टम फॉर जॉब्स, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स। तो अभी जो है इंडिया का 15 मिलियन वर्कर्स, जिसमें से 3 मिलियन क्लेम कर रहा है राजस्थान गवर्नमेंट कि 3 मिलियन वर्कर्स कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। तो मोर देन 15 मिलियन वर्कर्स आर देयर इन इंडिया हु आर वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड दे आर वर्किंग एज गिग employees, or they are working as gigs, they are taking the gigs, ठीक है। And India is currently the 5th largest in flexi staffing globally, ठीक है। And the potential of a gig economy is about that it can provide 56% of employment in India, ठीक है, in blue collar and blue and white collar jobs, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी इज एक्चुअली प्रेवेलेंट इन ब्लू कॉलर जॉब्स इन इंडिया। तो देर आर सम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसल्टेंट्स, सेल्स पीपल, वेब डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो यहाँ पे काम करते हैं। तो गिग इकोनॉमी कैन सर्व अराउंड 90 मिलियन जॉब्स इन नॉन फार्म सेक्टर in India, and it can add 1.25% to national GDP.
ऐसे पॉइंट्स आप याद रखो और ऐसे पॉइंट्स को अपने एग्जाम में लिखो, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प इंडिया टू बिकम 5 ट्रिलियन बाय 2025 एंड 10 ट्रिलियन बाय 2030, ठीक है। चलो, तो व्हाट आर दी कॉलर जॉब्स? ब्लू कॉलर जॉब कौन सा होता है? ब्लू कॉलर जॉब इज लेबर, ठीक है, वर्क्स ऑन आर्ली वेज, ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब इज सैलरी बेस्ड प्रोफेशनल, ठीक है। एंड इट रेफर्स टू जनरल ऑफिस और वर्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट वर्क, ठीक है। देन कम्स द गोल्ड कॉलर जॉब्स। गोल्ड कॉलर जॉब्स आर हाईली स्किल्ड, like lawyer, doctor, or scientist research. Then comes the gray collar jobs. They refer to the balance of employed. They refer to the balance of employed people not classified as white or blue, but these are like firefighters, है ना, police, healthcare professions, and these people work beyond their age of retirement, ठीक है। Then there is something called as green collar jobs, ठीक है। These are for environment specialists or environmental sector. And then pink collar jobs आपने पढ़ा होगा, considered for women's and low paid, ठीक है। और इसके साथ साथ चलो अब खत्म ही कर लेते हैं। स्कारलेट कॉलर, स्कारलेट कॉलर आर फॉर pornography and the internet pornography, ठीक है। रेड कॉलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट वर्कर्स, ठीक है। देन इज ओपन कॉलर, ठीक है, स्पेशली वर्कर्स हु वर्क फ्रॉम होम, स्पेशली वाया इंटरनेट, जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट व्हाट? ओके, स्लेक्ट लाइम और स्लैक्ट लाइम विच इज फाउंड इन पान। तो जो पान खाते हैं वहां पे एक इशू होता है कि वहां पे उस पान में चूना लगाया जाता है, ठीक है। ये वो वाला चूना नहीं है जो लगाया जाता है, बट ये वो वाला चूना है जो पान में डलता है, ठीक है। एंड दिस चूना अगर ये आपकी आंख में चला जाए या बच्चे की आंख में चला जाए तो ये इंजरी करता है। और कैसी इंजरी करता है? ये इंजरी करता है एक्चुअल में, अगर आप यहाँ पे देखो तो दीज इंजरीज आर कॉज्ड टू आई, ठीक है। और कैसे होता है ये होता है, दिस अफेक्ट्स एंड दिस डैमेजेस दी कॉर्निया। और कैसे डैमेज करता है कॉर्निया को? बिकॉज देर आर स्टेम सेल्स जो कॉर्निया को वापस ठीक कर सकते थे, बट ऑलरेडी इट डायरेक्टली डैमेज द कॉर्नियल लिम्बस, ठीक है। कॉर्नियल लिम्बस को अटैक करेगा तो उसके बाद कॉर्निया जो है रेप्लेनिश नहीं हो पाएगा और वो इंजरी जो है वो परमानेंट हो जाएगी और वो रिपेयर नहीं हो पाएगी। अब ये जो केमिकल आता है ना न्यूज में, अगर आप देखो, ठीक है, तो पिछली बार भी यूपीएससी ने 3 केमिकल्स पूछे, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 केमिकल्स के बाद लिखा ये केमिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और नीचे लिखा था टॉयलेटरीज, ठीक है, लाइक देयर वर 2 3 थिंग्स, फूड, और 4 ऑप्शन थे कि किस में पाए जाते हैं, एंड 3 केमिकल्स वर देयर, ठीक है। तो दैट इज हाउ यूपीएससी फ्रेम्स क्वेश्चंस लाइक दैट, ठीक है, अबाउट दीज केमिकल्स। और अगर इस केमिकल पे इतना बड़ा आर्टिकल आया है तो एटलीस्ट यू हैव टू कीप दिस ऑन माइंड कि ये हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स, टॉयलेट क्लीनर्स, एसिड्स, फायरवर्क्स एंड सुपर ग्लूज में पाए जाते हैं। क्या? चूना और दिस केमिकल विच स्लेक्ट लाइम जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है, अगर इंजरी हुई तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसको बच्चों से दूर रखो,
आई ग्लासेस पहनो। जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर सील लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, वो पैकेट बंद है नहीं है, उसको देख लो। फायर क्रैकर से दूर रहो। एंड इफ स्टिल यू गेट इट इनटू द आई, तो आप अपनी आंख को तुरंत धो और उसको साफ करो और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चले जाओ। देन द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दिस कैंपेन नोन एज मेरी माटी मेरा देश। और ये कैंपेन यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है कि हर जगह से, हर पंचायत से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाई जाएगी और वो जो हमारा कर्तव्य पथ है वहां पे एक गार्डन बनाया जाएगा उस सारी मिट्टी को कलेक्ट करने के बाद। ठीक है। प्लस वहां पे एक शीला फलकम, और शीला फलकम जिसको मेमोरियल प्लेक भी बोलते हैं, वो इंस्टॉल किया जाएगा जिसपे नाम लिखे जाएंगे उनके जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो डिफेंस पर्सनल थे, उनका नाम लिखा जाएगा वहां पे उस शीला फलकम पे। ठीक है। एंड को याद रखो, इस कैंपेन को, आपके काम आ जाएगी। स्टेट पीसीएस और एसएससी सीजीएल वगैरह वगैरह में आपके काम आ जाएगी। देन कम्स दी आईसीएमआर आर्ग्यूज फॉर कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन एंड द स्टडीज रिलेटेड टू दैट। अब ये क्या चीज है? ये एक नया टेक्निक है। आप कैसे चेक करते हो जब कोई भी पैथोजन, ठीक है, कोई भी पैथोजन, वायरस अगर ह्यूमंस को अटैक करता है या कोई डिजीज लेके आता है जिसके रिलेटेड वो डिजीज होती है, अब उस डिजीज को प्रिवेंशन के लिए अगर कोई दवा बनती है तो उस दवा को या उस पैथोजन को पहले हम चेक करते थे या टेस्ट करते हैं किस पे? रैट्स पे। ठीक है। या अगर हम कोई दवा भी बनाते हैं, ठीक है, अगर हम कोई दवा भी बनाते हैं तो उसको चेक करते हैं किन पे? जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोग होते हैं। ठीक है। या इन्फेक्टेड, हम इन्फेक्शन रैट्स को करते हैं और उसके बाद उन पे चेक करते हैं वो दवा चली या नहीं। हाउएवर यहाँ पे एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मेजॉरिटी ऑफ द मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट कर चुकी है, बट इंडिया में ये अभी तक नहीं है बिकॉज ऑफ द टर्म बायोएथिक्स। ठीक है, विच इज आईसीएमआर बायोएथिक्स। और क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस टू हेल्दी ह्यूमंस। ठीक है। हाउएवर इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कुछ ह्यूमंस को लिया जाएगा, उन पे कुछ पैथोजेंस को uh, उनके साथ लाइक इंटरेक्शन कराया जाएगा, मतलब चाहे वो थ्रू नोज हो, थ्रू माउथ हो, वो उनके खाने में हो, या कैसे भी करके उनको उनके साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, थ्रू एयरबॉर्न और थ्रू वाटरबॉर्न जितने भी होते हैं, और थ्रू मस्किटो बॉर्न। जैसे अगर आप यहाँ पे डेंगू का केस लो, तो एक ऐसा हेल्दी ह्यूमन होगा जिसको ये मच्छर काटेगा, तो इस मच्छर को काटने के बाद क्या क्या चेंजेस आती है, कैसे चेंज आती है उस ह्यूमन में, और उसको कब क्या दवा देनी चाहिए जिससे वो सरवाइव भी करे, ठीक भी हो जाए, उसकी इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी डेंगू के अगेंस्ट में, प्लेटलेट्स कैसे कंट्रोल में किए जाएंगे। तो दिस ऑल विल बी डन इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बट द इशू हेयर इज इट जेन्युइन और इज इट एथिकल to let the healthy people go and have this expose themselves to such trials. ठीक है। and that is something जो India has taken its first step to introduce controlled human infection studies that used in many countries for vaccine and treatment developments. ठीक है। तो India has allowed it. नाउ द थिंग इज कि जो बायो एथिक्स यूनिट है आईसीएमआर का, उनने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है जिसके ऊपर अभी लोग, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स, दे विल राइट कमेंट्स अबाउट दैट, और इसके ऊपर अब कल से आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वी विल रीड अबाउट इट, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस, कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, एथिकल इशू क्या है, क्या ये इज इट सिमिलर टू दैट यूथनेशिया, और द विल विच इज बीइंग, वो जो विल उस टाइम पे लिखी जाती है उस पेशेंट के द्वारा, जो पेशेंट उस टाइम पे यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया के लिए मांग रहा होता है, मर्सी किलिंग के लिए बोल रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है, या ये विल या ये जो एग्रीमेंट लिखा जाएगा इस हेल्दी ह्यूमन और उस बॉडी के बीच में जो उस पर ट्रायल्स करना चाहती है, हाउ विल इट बी टेस्टेड, ये वॉलेंटरी होगा, ये इनवॉलेंटरी होगा, क्या ये सही में होगा, और अगर ये चीज अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करें तो
क्या ऐसा नहीं लगता कि ये गरीब लोगों को बोलेंगे कि हाँ आप आ जाओ, यू आर हेल्दी, वी विल ट्राई यू एंड वी विल पे यू, जस्ट टू मेक श्योर कि उनके पास जो ह्यूमंस है या जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनके पास ज़्यादा आ जाएंगे और उनसे वो दवाइयाँ बनाना जल्दी करेंगे, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट तेज़ हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तेज़ होगा तो उसी से उनके पास ये चीज़ आएगी कि वो पेटेंट के लिए जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, और पेटेंट उनने करा लिया तो उनकी दवाइयाँ बिकेंगी, वो प्रॉफिट्स कमाएंगे लीप्स एंड बाउंड्स में। तो दैट इज समथिंग विच हैज़ टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, तो इस पेपर में बहुत सारे इश्यूज आएंगे। अभी आगे इस चीज पे आर्टिकल्स आएंगे अगले 2-3 दिन में। डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट सून। ठीक है, चलो, तो अभी एक टर्म आया है T+10 एंड T+1। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा लास्ट न्यूज है और इसके बाद डिस्कशन ओवर। व्हाट इज T+1 एंड T+10, T+1 एंड T+10। तो स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, अगर किसी के शेयर पड़े हुए हैं और मुझे ये शेयर खरीदने हैं, ठीक है, मुझे ये शेयर खरीदने हैं, तो आई विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर दीज शेयर्स। ठीक है, और ये शेयर मुझे एलोकेट हो जाएंगे और फिर पेमेंट का मसला आएगा। ठीक है, शेयर मेरे पास आ गए और फिर मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, और पेमेंट होगा, पेमेंट या शेयर्स। ठीक है, चलो इसको ऐसे करते हैं, पेमेंट जाएगा इधर और शेयर जाएगा इधर। ठीक है, डन। अब ये शेयर पेमेंट ऑर्डर, इस सब को लगता है टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, उस ट्रांजैक्शन टाइम को पहले लगता था 10 दिन। ठीक है, पहले लगता था 10 दिन, इसलिए उसको बोलते थे ट्रांजैक्शन +10। फिर धीरे धीरे कम करते करते 2023 आते आते 2023 जनवरी में वी सेटल्ड ऑन T+1। ठीक है, तो इट वाज T+10, T+2, T+3, T+2, T+1। ठीक है, तो दिस टू वे प्रोसेस ऑफ परचेज सिक्योरिटीज एंड डिलीवरी टू बायर एंड देन रिसीविंग द कैश, ऑल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन जो होता है, इस चीज को बोलते हैं कि ये जो टी होता है, दिस टी इज ट्रांजैक्शन डेट एंड दिस इज द नंबर ऑफ डेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो 2023 जनवरी से हमने स्टार्ट किया क्या, दैट वी विल सेटल ऑन T+1 सेटलमेंट बेसिस। ठीक है, एंड इंडिया इज द ओनली सेकेंड कंट्री इन वर्ल्ड, ठीक है, जो क्या कर रही है अभी, जहां पे T+1 सेटलमेंट सिस्टम है, दैट इज T+1 सेटलमेंट साइकिल है। एंड दिस हैज बीन देयर सिंस जनवरी 27 जनवरी 2023। ठीक है, तो सबसे पहली कंट्री कौन सी है, चाइना। चाइना के बाद आएगी इंडिया। ठीक है, एंड इंडिया इज द ओनली सेकंड कंट्री टू हैव दिस प्रोसेस। अब इसके बाद क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बाद डेवलपमेंट ये है दैट आज सेबी की चीफ एंड शी हैज टॉक्ड अबाउट दिस थिंग दैट कि जैसे यूपीआई फैसिलिटी रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट देती है, वैसे ही वी विल आल्सो ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी स्टैक एंड दिस स्टैक विल हेल्प इन इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड दिस विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो 2023 के एंड तक देयर विल बी टी ओनली, नॉट T+1। ठीक है, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन, उसी दिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मे बी दैट विल बी कॉल्ड T+0 और टी ओनली। ठीक है, तो फिर जो ये सेटलमेंट सिस्टम होगा ये बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। हाउएवर देयर आर चैलेंजेस, देयर आर सिस्टमेटिक रिस्क्स एंड समटाइम्स दी सिस्टम फेलियर्स, और कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल रहा है, तो such issues might be there, technological issues, but the thing is कि yes, we are growing on that thing। और इस चीज को क्लियर करना जरूरी था, what is T+10 and what is T+1। and here we are done with this discussion। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इश्यूज हो related to discussion, or you want to suggest us anything about the discussion, about the mains test series, about the prelims test series, about the program Samarpan,
समर्पण, जो कि एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, जिसमें मोर देन 150 टेस्ट्स आर देयर, ठीक है, जिसमें प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, ईच टेस्ट मोर देन 150 टेस्ट जो है, हर टेस्ट में 2 सेक्शंस होंगे, जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे और 10 मेंस के आंसर्स होंगे, प्लस देयर विल बी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आल्सो, जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और इसमें 20 मेंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो दिस विल बी वन फेज, दिस विल बी सेकंड फेज, एंड देयर विल बी अ थर्ड फेज आल्सो व्हिच विल बी एंटायरली फोकस्ड ऑन मेंस ओनली, और उसमें मेंस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलेगा, ठीक है, एवरी सेक्शन का। दिस प्रोग्राम इज टोटली हैंड होल्डेड विद पर्सनल मेंटोर्स असाइंड एट द डे 1 ऑफ द एडमिशन, ठीक है। आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी पूछना हो, 9031036712 is our helpline number. You can call us on this number and your all the queries related to UPSC will be solved, and you will be directly connected to me, and you'll be referred to me. You're most welcome to solve your doubts at our help desks at Perfection IAS, Karol Bagh Center, Karol Bagh Metro Station, gate number 8. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat.